आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी। टुडे वी डिस्कस ऑन नॉर्मेलिटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी जब हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present per liter of the solution. Present per liter of the solution. ठीक है, अब इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, यूनिट इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो नॉर्मेलिटी को मैथमेटिकली हम लिखते हैं, मैथमेटिकली जो होता है ये नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute by volume of solution in लीटर। ये हो गया नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ के लिखें, मान लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन जो कि बना हुआ है विच इज फॉर्म्ड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का बना हुआ। ठीक है, ए को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट और बी को मान लेते हैं सॉलिड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट हम क्या लिए, बी को माने तो हम उसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई जी एम बी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई जी ई एम बी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तोड़ के लिखे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू बी। ठीक है, अगर यही एक्सप्रेशन को यहाँ पे वी क्या है लीटर में, इन लीटर, ये दिमाग में रखना है। अगर वही एम एल में रहता तो नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन फाइनली हमारे पास आता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई जी एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल। ठीक है, तो ये फाइनल फार्मूला होता है इसका ये फाइनल फार्मूला होता है। ठीक है, अब इससे बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास यूज किए, जैसे यहाँ डब्ल्यू बी हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे जी ई एम हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, भी जो हो गया वो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब टर्म होगा यहाँ पे। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना हो, जैसे अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। एलिमेंट का अलग तरीके से निकालते हैं, एसिड का अलग तरीके से निकाल सकते हैं, रेडिकल का अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट जो होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। ठीक है, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये अगर हम निकालना है
तो हम लिखेंगे ग्रामेट्रिक मास ऑफ ऑक्सीजन बाय वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ग्रामेट्रिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 16, वैलेंसी हो जाएगा 2, हो गया 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है। अगर ग्रामेट्रिक मास ऑफ सोडियम निकालना हो तो हम जानते हैं सोडियम का मास होता है 23, वैलेंसी 1 हो जाएगा, तो 23/1 यानी 23 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको ग्रामेट्रिक मास ऑफ कैल्शियम निकालना हो तो हम लिखेंगे GAM ऑफ कैल्शियम बाय वैलेंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/2 यानी 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये तो केस हो गया एलिमेंट के केस में। जब हम एसिड का डेप्थ लेते हैं, कॉन्सेप्ट एसिड का निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे एसिड का अगर निकालना हो तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एन एसिड इज ए सब्सटेंस that gives a H plus ion in aqueous medium। ठीक है, जैसे HCl है, एक्वस मीडियम में लेंगे तो ये हमको देगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो इसका बेसिसिटी जो हो जाएगा, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, इसका बेसिसिटी हो जाएगा, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ HCl जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, बेसिसिटी ऑफ HCl 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है HCl का तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट मास HCl का हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ HCl बाय बेसिसिटी। तो यहाँ पे HCl का मास हो जाएगा 36.5/1 यानी 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर उसी तरह H2SO4 का लेंगे तो H2SO4 एक्वस मीडियम में क्या देगा, H2 इच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वो देता है 2 H प्लस आयन और 1 SO4 2 माइनस। तो बेसिसिटी ऑफ H2SO4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होगा H2SO4 का वो हो जाएगा 98/2 यानी 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम H3PO4 का निकाल सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का निकालना हो, एसिटिक एसिड में यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन है बट सारा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। इसमें कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसमें देखिए ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल यानी ये आयोनाइज होगा। ठीक है, ये आयोनाइज नहीं होगा, तो इसलिए जब टूटेगा तो दे देगा ये CH3COO प्लस H प्लस। ठीक है, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा, बेसिसिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड जो होगा वो हो जाएगा 60/1 यानी 60 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर आपके पास H3PO2 है, दो इट हैज 3 हाइड्रोजन लेकिन सारा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, इसका एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, कैसे हम समझेंगे, तो ये स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते हैं। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये और ये नॉन आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है यानी कि ये टूटेगा नहीं, और ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेसेबल है यानी कि आयनाइजेबल है। ठीक, तो होगा क्या कि ये टूटेगा ऐसे, ये H ऐसे ही रह जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा और ये H प्लस हो जाएगा, यानी इसमें एक्चुअली जो बेसिसिटी आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर निकालेंगे तो एक ही से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, जैसे इसका मास हो जाएगा 66/1 यानी 66 ग्राम पर इक्विवेलेंट इसका मास हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही रिप्लेसेबल H प्लस आयन है। ठीक है, और अगर आपके पास H3PO3 है,
इसका एन फैक्टर या बेसिसिटी दोनों, एन फैक्टर नॉर्मल जनरलाइज टर्म, बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा। फिर H3PO4 एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं अलग अलग केस में। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस जो होता है वो होता है GMM ऑफ द बेस बाय एसिडिटी। ठीक है, GMM ऑफ द बेस बाय एसिडिटी। जैसे कि अगर NaOH है, आयोनाइज होगा तो वो देगा Na प्लस और OH माइनस है। ठीक है, तो एसिडिटी हो जाएगा NaOH का 1, यानी ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH जो होगा वो हो जाएगा GMM ऑफ NaOH, ठीक है, बाय एसिडिटी ऑफ NaOH, एसिडिटी ऑफ NaOH, ये हो जाएगा 40/1 यानी 40 ग्राम पर किलो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है टूटेगा तो ये देगा कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस, यानी इसका एसिडिटी हो जाएगा कितना, एसिडिटी हो जाएगा 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 74। अगर हम जोड़े 40 प्लस 34 यानी 74 हो गया, 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब कुछ सवाल हम नॉर्मेलिटी भी बनाते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन ये रहे कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन normality of a solution containing 10 gram of NaOH in 2 liter of the solution। ठीक है, 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ NaOH, ठीक है, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो मास ऑफ NaOH हो गया 10 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट अभी निकाले 40 ग्राम हो गया, और ये 2 लीटर है, 4 टाइम्स कट गया यानी 1/8 आया। n से डिनोट करते हैं, यानी मेरा वैल्यू आएगा 0.125 n के राउंड लगभग। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो सवाल में ये रहे कि व्हाट मास ऑफ HCl is present in 200 ml of 0.5 n solution। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मेलिटी का सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा देना, वेट यहाँ HCl का ले लेंगे इनटू 1000 ले लेंगे क्योंकि ml में दिया हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, ठीक है, और इनटू वॉल्यूम। तो उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ 0.5, तो 0.5 यहाँ पुट कर दिए। वेट नहीं पता HCl का, ग्राम इक्विवेलेंट मास HCl का निकाले थे 36.5। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ HCl कर देंगे और बाय उसका बेसिसिटी कर देंगे। वॉल्यूम कितना दिया हुआ 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1000 दिया हुआ, 5 टाइम्स वही कट जाएगा, फिर ये 5 वाला 0.1 टाइम्स कट जाएगा, तो W ऑफ HCl जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36.5 इंटू 0.1 यानी 3.65 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी में वही सारा फार्मूला यूज होता है जो मोलैरिटी में यूज होता है, बस अंतर क्या होता है,
जैसे इसमें भी डाइल्यूशन का वही कॉन्सेप्ट लगता है, डाइल्यूशन होता है इसमें। जैसे हम लोग नॉर्मेलिटी में N1 M1 V1 किए थे, यहाँ पे हम M के बदले N यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ N1 V1 इक्वल टू N2 V2, तो N1 क्या हो गया, ये हो जाएगा नंबर ऑफ या मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। और N2 हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखो नॉर्मेलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी इज रिटन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो इसका अर्थ है कि नॉर्मेलिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो नॉर्मेलिटी जो होगा वो जो होता है डिक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि N1 ग्रेटर देन N2 होगा एंड V2 ग्रेटर देन V1। जैसे अगर आपके पास 2 लीटर 3N सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, N1 जो हो जाएगा वो 3N हो जाएगा, N2 हमको पता नहीं, V1 पहले 2 लीटर था, अब V2 जो हो जाएगा वो 2 + 2 यानी 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 4 लीटर हो गया, ठीक। इसलिए N2 बराबर जो होगा वो होगा N1 V1 बाय V2। N1 हो जाएगा 3 × 2/4, यानी ये मेरा 1.5N आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ये कैसे कॉन्सेप्ट लगाए। तो नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। फिर नॉर्मेलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे। कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगा। इससे नॉर्मेलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो कौन कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, फॉर्मेलिटी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, और नॉर्मेलिटी ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो जिसमें भी वॉल्यूम एज ए वेरिएबल, इन सारे में क्या है, वॉल्यूम एज वेरिएबल है, इसलिए सारा जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। जो नॉर्मेलिटी होता है ये जो होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक। अब एन फैक्टर क्या हो सकता है, एन फैक्टर हो सकता है एसिडिटी, ठीक है, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सबके लिए अलग अलग टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एसिड का नॉर्मेलिटी निकालना है तो हम यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ एसिड करेंगे इनटू बेसिसिटी कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपका 0.2 MnCl है तो इसका नॉर्मेलिटी भी क्या होगा, 0.2 होगा इंटू 1,
क्योंकि इसका बेसिसिटी 1 है ना। और अगर बेस है तो उसका नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैसे रिलेटेड होगा, वो मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू एसिडिटी यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे कॉमन टर्म यूज कर देते हैं एन फैक्टर, जो कि एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ओएन सारे चीज को बताता है। ठीक, अगर मोनोबेसिक एसिड है याद रखो, तब क्या यूज करेंगे, मोनोबेसिक एसिड जो कि एक H प्लस आयन देता है, जैसे एग्जांपल में HCl, HNO3, HClO4। ठीक है, इन सारे में N जो होगा वो M के बराबर होगा। ठीक, डाइबेसिक एसिड है जिसमें 2 H प्लस आयन देने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे H2SO4, H2SO3, H2SO5। इसमें N जो होता है वो 2M के बराबर होता है। ठीक है, और अगर आपका पॉलीबेसिक एसिड है, पॉलीबेसिक एसिड है जो कि दो से ज्यादा H प्लस आयन दे सकता है, जैसे H3PO4 है ना, या H4P2O7 या एक्सेट्रा। तो इसमें हम सीधे कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू N इंटू M कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं लोग। और अगर आपको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या हम लोग लगाते हैं, हम लोग मानते हैं कि अगर एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा। ठीक है, अब एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हम लिख सकते हैं NaBa इक्वल टू NbBb। Na हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ठीक है, और Nb हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। तो इसमें अलग अलग केसेस अराइज हो सकता है। कैसे, जैसे अगर Na भी NbVb के बराबर है तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और Na ग्रेटर देन NbVb है तो एक एसिडिक सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। ठीक है, अगर NaVa लेस देन NbVb है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम अलग अलग केसेस में कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास दिया हो 2N3M HCl है, ठीक है, प्लस 3 लीटर मान लो ये दिया हो, ये भी 3 लीटर NaOH दिया हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 6 इक्विवेलेंट। इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 इक्विवेलेंट। दोनों एक मोनो एसिडिक बेस है, एक मोनो बेसिक एसिड है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रहता 2 लीटर 0.5 N HCl और रहता 2 लीटर 1 N NaOH, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाता 1 इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हो जाता 2 इक्विवेलेंट। इसका अर्थ है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा सवाल आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हम नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ तक तुमको समझ में आया। लेकिन अगर आपको मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो मिक्सिंग के केस में क्या करते हैं हम,
इन केस ऑफ मिक्सिंग, इन केस ऑफ मिक्सिंग n बराबर हम लिखते हैं n1v1 प्लस n2v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है n1v1 प्लस n2v2 बाई v1 प्लस v2। जैसे आपके पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक n1 है, वॉल्यूम v1 है, दूसरा n2 है और v2 है, तो इस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी हुआ इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 2 लीटर 3 NaCl है प्लस 3 लीटर 2 NaCl है, तो नॉर्मेलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इस केस में नॉर्मेलिटी हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 और रिजल्टिंग वॉल्यूम हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 12/5 यानी 2.4 n हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लो ऐसा रहे कि कह दे कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ, है ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12n and 3n solution of HCl are to be mixed to make 1 liter of 6n solution। ठीक है, तो डाटा क्या क्या दिया हुआ उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जैसे दिया हुआ है n1 12 n2 3। ठीक है, ये दिया हुआ v1 नहीं पता है, v1 और v2 दोनों अननोन है, दोनों के अलग अलग। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 1 लीटर बना रखा है, हम मान सकते हैं v1 बराबर x और v2 बराबर 1 माइनस x। तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो आएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन 6 है, तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स और x प्लस 1 माइनस एक्स, ये खत्म हो गया। मेरे पास क्या बचा 12x प्लस 3 माइनस 3x इक्वल टू 6, ये 9x प्लस 3 इक्वल टू 6 आएगा, इसलिए 9x बराबर 6 माइनस 3 यानी 3 और x बराबर 3/9 यानी 1/3 लीटर होगा। यानी हमको एक 1/3 लीटर है, यानी v1 आ गया हमको 1/3 लीटर और v2 आ गया मेरा 2/3 लीटर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और भी अलग फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का यूज़ करते हैं, जैसे कई बार परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है, तो नॉर्मेलिटी को परसेंटेज कंपोजिशन में से लेते हैं, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जैसे अगर कह दें कि 98% H2SO4 है वेट बाय वेट और डेंसिटी जो है 1.84, तो नॉर्मेलिटी क्या हो? तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी की परसेंटेज पता है हमको 98 इंटू 1.84 इंटू 10 और इसका इक्वलेंट मास कितना है पहले बताए, ग्राम इक्वलेंट मास होता है H2SO4 का, वो आएगा 98/2, 98/2 यानी आ जाएगा 49, 49 बार में कट गया, इस तरीके से आ जाएगा 36.8 है ना। तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अदर टर्म के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में और अदर फैक्टर सॉल्युबिलिटी के बारे में।